आज की वीडियो में मैं 2026 की स्टडी अब्रॉड की बजट गाइड आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं आपको मोस्ट डिमांडेड यूरोपियन कंट्रीज का रियलिस्टिक और अपडेटेड कॉस्ट ब्रेकडाउन दूंगी। जिन कंट्रीज की कॉस्ट ब्रेकडाउन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उनमें फिनलैंड है, बेल्जियम है, लैटविया है, लिथुआनिया है, हंगरी है और फ्रांस है। कॉस्ट ब्रेकडाउन में जो चीजें मैं कवर करूंगी उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज है वो ट्यूशन फी है, उसके बाद एप्लीकेशन फी है, वीजा फी, अगर आप थर्ड कंट्री विजिट कर रहे हैं तो उसमें थर्ड कंट्री के सारे चार्जेस ऐड होंगे, ब्लॉक अमाउंट या फिर बैंक स्टेटमेंट की डिटेल्स आपको बताऊंगी, हिडन कॉस्ट्स का आपके साथ जिक्र करूंगी और आपने फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज जो अपनानी है उनके बारे में भी आपसे डिस्कशन होगी। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। इसमें 6 कंट्रीज कवर करने वाली हूँ, A to Z सारी कॉस्ट ब्रेकडाउन आपके साथ इसमें रिवील करने वाली हूँ। जब भी आप स्टडी अब्रॉड के लिए खुद को कंसिडर करते हो तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेटजी जो है उसका बाकायदा एक प्लान करना पड़ता है। फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको आपके फाइनेंसेस का अंदाजा नहीं है यहाँ से जाने से पहले और वहाँ जाके भी कम से कम 1 साल का आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आपने किस तरह से अखराजात जो है वो उठाने हैं। आपके पास एक बाकायदा प्लान होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपको जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है उनमें से कुछ आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने फाइनेंसेस की प्लानिंग का ही आइडिया नहीं है, आपने अपने फाइनेंसेस को प्लान नहीं किया, तो आपको सबसे पहले जो चीज है वो वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। जो आपका केस वर्कर होता है वो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर डाउट कर सकता है, यानी आपका जो वीजा ऑफिसर है। आपने फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं बनाया हुआ तो आपकी जो फंडिंग सोर्स है वो मिसमैच कर सकता है, जो आपके केस को डाउटफुल बनाता है। और स्टूडेंट्स से फॉरेन कंट्री में पहुंच जाते हैं वीजा लेने के बाद, वहां पर भी उनको कैश शॉर्टेज होती है। अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि आपके पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए और कितने मंथ्स तक आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हो, इसलिए 2026 के इनटेक में जाने के लिए आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना मस्ट है। तो चलिए हम कंट्री वाइज कॉस्ट ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले अगर हम कंट्री देखें तो वो लैटविया है। लैटविया में आपको जो ट्यूशन फी पे करना होती है वो राउंड अबाउट 2000 यूरोज से लेकर कोई 4000 यूरोज तक होती है। मैं यूरोज में बात नहीं करती, पाकिस्तानी रुपीज में बात करती हूँ। तो अभी हम देख लेते हैं ट्यूशन फी की रेंज। तकरीबन कोई 8,15,000 पाकिस्तानी रुपीज से लेकर 13 लाख पाकिस्तानी रुपीज तक आपको लैटविया में सालाना फी की ऑप्शंस मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी जो होती है वो लैटविया में तकरीबन 100 यूरोज से लेकर यानी कि 32,000 पाकिस्तानी रुपीज से लेकर कोई 250 यूरोज तक यानी 82,000 पाकिस्तानी रुपीज तक जो है वो आपको, ये भी एक रेंज है, डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। 32,000 पाकिस्तानी रुपीज से लेकर 82,000 पाकिस्तानी रुपीज तक आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ सकती है। उसके बाद जो मेन अमाउंट है वो वीजा फी है। वीजा फी लैटविया में आपको तकरीबन कोई 2.25 लाख रुपए पाकिस्तानी देना होते हैं। अगर आपने 5 दिन वाला डिसीजन लेना है, हम वही डिसीजन रिकमेंड करते हैं, वही जरूरी है, क्योंकि दुबई के वीजाज मिलते हैं तकरीबन 1 महीने का। बच्चे को जाए 5 दिन का वीजा अप्लाई करे और तकरीबन 10 से 15 दिन में उसको डिसीजन मिल जाता है। और यही सबसे बेहतरीन जो है ना वो ऑप्शन है जो आपने चूज करनी है, 650 यूरोज वाली। उसके बाद थर्ड कंट्री यानी आपने पाकिस्तान से दुबई जाके वहां इंटरव्यू देना होता है। उसकी जो कॉस्ट आती है वो राउंड अबाउट 3 लाख से लेकर पाकिस्तानी 5 लाख रुपए तक आती है। डिपेंड करता है कि आपकी स्पेंडिंग्स किस तरह की हैं, आपने कहाँ रहना है, क्या खाना पीना है। तो 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज आपको कम से कम चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज चाहिए आपको दुबई में रहने के लिए, जाने के लिए, वीजा के लिए, टिकट के लिए। सारी कॉस्ट जो है वो इसी में कवर हो जाती है। बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आपको 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज जो है वो बैंक स्टेटमेंट के तौर पर चाहिए, जो कि आपके यूज नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक आपने शो करनी होती है बैंक स्टेटमेंट उनको। और आपका जो एक्सपेंडिचर है उसको टोटल में आपको बता देती हूँ, तकरीबन कोई 15 लाख पाकिस्तानी रुपीज से लेकर 18 लाख पाकिस्तानी रुपीज तक आपका टोटल बजट है लैटविया का। अगर आप अपना केस हमसे करवा रहे हैं तो उसमें हमारी टॉप 7 कंसल्टेंट्स की कंसल्टेंसी फी भी इंक्लूडेड होगी, जो कि 1000 यूरोज है, राउंड अबाउट 3.25 लाख रुपए। तो आप अपना ये उसके अंदर कैलकुलेट करके एक टोटल बजट बना सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट का मैंने आपको बता दिया है कि 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज चाहिए। तो ये हमारे पास सबसे कम अमाउंट वाला यानी लो बजट कंट्री है लैटविया। इसकी एक मैंने आपको ब्रेकडाउन दे दी है। उसके बाद अगर हम दूसरे कंट्री की तरफ चलते हैं वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया में अगर हम ट्यूशन फी देखते हैं तो ट्यूशन फी वहां पर आपको जो सालाना पे करना होती है वो पाकिस्तानी 8.25 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 19.5 लाख रुपए तक एक फी रेंज आपको मिल जाती है, यानी 2000 यूरोज से लेकर 6000 यूरोज तक। 6000 एक्सेप्शनल है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मास्टर्स के कुछ सीधा कोर्सेज हैं, ज्यादातर आपको 2000 से 5000 यूरोज तक ही ट्यूशन फी वहां अवेलेबल होती है। वो आप किसी भी कोर्स की आपको मिल जाती है। डिपेंड करता है आप किस कोर्स में और किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। ये फी रेंज है ट्यूशन फी की, इसमें आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका बजट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फी यहाँ 100 यूरो से लेकर 200 यूरोज तक होती है, यानी 32,000 पाकिस्तानी रुपीज से लेकर 64,000 पाकिस्तानी रुपीज तक आपको एप्लीकेशन फी देना होती है। एम्बेसी प्रोसीडिंग की अगर हम बात करें तो 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज से लेकर 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज तक आपकी सारी एम्बेसी की प्रोसीडिंग होती है। एम्बेसी प्रोसीडिंग से मतलब तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन भी इसी में है। आपकी जो थर्ड कंट्री का वीजा है, थर्ड कंट्री की टिकट है और आपको जो VFS में
अमाउंट जमा करानी होती है 120 यूरोस, ये सब अमाउंट इसी में आती है। आपको 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख पाकिस्तानी रुपीस तक, ये भी एक रेंज है, डिपेंड करता है आपका एक्सपेंडिचर किस तरह का है, आप किस तरह की जगह पर रहते हो, क्या खाते पीते हो तीसरे कंट्री में जाकर, तो आपको 3 लाख से 5 लाख पाकिस्तानी रुपीस तक खर्च करने पड़ सकते हैं। टोटल बजट की अगर हम बात करें, तकरीबन कोई 20 से 22 लाख पाकिस्तानी रुपीस तक आपको खर्च करने पड़ सकते हैं लिथुआनिया स्टडीज के लिए। इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट लिथुआनिया के लिए अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर है तो 30 लाख है, अगर आपको स्पॉन्सर किसी और ने करना है तो 40 टू 45 लाख बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट जो होती है बेसिकली ये आपका जो है वो पर मंथ का, जिस कंट्री में आप जा रहे हो उसका एक्सपेंडिचर तय करता है कि आपकी कितनी बैंक स्टेटमेंट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स शेंजन जोन के जितने भी कंट्रीज हैं, ज्यादातर की जो बैंक स्टेटमेंट है वो 8,000 से 10,000 यूरोस के बीच में है सालाना। उसके बाद नेक्स्ट है जी हंगरी। हंगरी में जो ट्यूशन फी की रेंज है वो स्टार्ट हो रही है तकरीबन पाकिस्तानी 9.5 लाख रुपए से और खत्म हो रही है पाकिस्तानी 19.5 लाख रुपए तक, यानी तकरीबन 2500 यूरो से लेकर 6000 यूरो तक यहाँ पर आपको फी रेंज मिलेगी। सालाना फी है। यहाँ पर आपको वीजा फी देना होती है तकरीबन पाकिस्तानी 36,000 रुपीज। हंगरी में टोटल बजट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी रुपीज से लेकर 20 लाख या 22 लाख पाकिस्तानी रुपीज तक आपको एक टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है, ट्यूशन फी, एप्लीकेशन फी, वीजा फी, ये सब चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो है वो 35 लाख पाकिस्तानी रुपीज है। उसके बाद जो कंट्री है वो है बेल्जियम। बेल्जियम में बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, बेल्जियम में आपको ब्लॉक अमाउंट देना होती है। बेल्जियम में जो ट्यूशन फी की रेंज है वो 13 लाख पाकिस्तानी रुपीज से स्टार्ट हो रही है और तकरीबन 29 लाख पाकिस्तानी रुपीज तक वो खत्म हो रही है। डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है, आपके मार्क्स कितने हैं और आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। यहाँ पर आपको जो एडिशनल कॉस्ट होगी वो आइल्स की होगी। यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन ऐसी है जहाँ पर आपको आइल्स के एग्जाम्पशन है, अदरवाइज बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज आइल्स लेती हैं। तो आपको 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज का जो एस्टिमेटेड बजट है वो आइल्स के लिए भी साइड पर रखना होता है। उसके बाद पर एप्लीकेशन फी देखें तो एप्लीकेशन फी 32,000 पाकिस्तानी रुपीज से लेकर 59,000 पाकिस्तानी रुपीज तक उसकी रेंज है। एक और एडिशनल फी जो आपको देना होती है एम्बेसी में वो यहाँ पर है जी एडमिनिस्ट्रेशन फी। एडमिनिस्ट्रेटिव फी जो होती है वो तकरीबन पाकिस्तानी 77,000 रुपीज बनती है। टोटल बजट की अगर हम बात करें, जो आपका खर्चा आना है, ट्यूशन फी, एप्लीकेशन फी, एडमिनिस्ट्रेटिव फी, वीजा फी, सब कुछ डाल के, तो पाकिस्तानी रुपीज में हम इसको देख लेते हैं। 18 लाख पाकिस्तानी रुपीज से लेकर 32 लाख पाकिस्तानी रुपीज तक आपकी जो बेल्जियम की एक साल का एक्सपेंडिचर है। अब रही बात आपके ब्लॉक अमाउंट की। ब्लॉक अमाउंट यहाँ पर 11,000 यूरोज है या फिर 13,000 यूरोज है। हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है और ये तकरीबन 36 लाख पाकिस्तानी रुपीज से लेकर 42 लाख पाकिस्तानी रुपीज तक बनता है। ये यूनिवर्सिटी आपसे ले लेती है जब आपने ट्यूशन फी पे करना होती है उसके साथ ही, और आपको वहां जाने के बाद हर मंथ ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट उसमें से इक्वली डिवाइड कर लेते हैं 12 पे और आपको वो देते रहे। उसके बाद है जी हमारे पास फ्रांस। फ्रांस में अगर हम देखें तो ट्यूशन फी की एक वास्ट वैरायटी मिलती है। ट्यूशन फी यहाँ पर बहुत ही कम से लेकर काफी दूर तक उसकी जो रेंज जाती है, लाइक आप 250 यूरोज वाली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। और 250 यूरोज से स्टार्ट होकर यहाँ पर तकरीबन 10,000 यूरोज तक ट्यूशन फी की एक रेंज है। पाकिस्तानी रुपीज में अगर हम देखें तो तकरीबन 82,000 पाकिस्तानी रुपीज से स्टार्ट हो रही है ट्यूशन फी। सालाना तकरीबन 32 लाख तक ये जा रही है। फ्रांस की सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक साथ ट्यूशन फी नहीं लेते हैं, वो आपको इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, बड़ा फ्लेक्सिबल सा प्लान देते हैं। कुछ अमाउंट आपसे जाने से पहले ले लेते हैं और कुछ अमाउंट्स की आपको इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट जो होता है वो चलता है। इनिशियल डिपॉजिट आपका 50% भी हो सकता है, आपका 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वो आपको क्या पैकेज देते हैं। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो 32,000 पाकिस्तानी रुपीज एप्लीकेशन फी है फ्रांस में, और जो यहाँ पर वीजा फी है वो 15,000 पाकिस्तानी रुपीज से लेकर 17,000 पाकिस्तानी रुपीज तक है। 5,000 में या 4,000 में आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। टोटल बजट हम लोएस्ट टू हाईएस्ट देख लेते हैं। 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज से लेकर 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज तक। 30 तो खैर किसी भी स्टूडेंट का, चूंकि सालाना फीस कभी उन्होंने पे की नहीं है, तो 5 लाख से लेकर तकरीबन 25 लाख पाकिस्तानी रुपीज तक फ्रांस में जाने वाले स्टूडेंट्स का खर्चा होता है एक साल का यहाँ जाने से पहले। और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज से लेकर 45 से 50 लाख पाकिस्तानी रुपीज तक फॉल करती है। डिपेंड करता है कि आपकी जो रिमेनिंग ट्यूशन फी है, यानी अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स करवाई हैं या अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट दिया है, रिमेनिंग अभी रहता है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो भी आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करनी होती है। डिपेंड करता है कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, उतने ही फिर पैसे आपने 30 लाख के ऊपर ऐड करते जाना है जी। उसके बाद है फिनलैंड। फिनलैंड की ट्यूशन फी जो है वो कंपैरेटिवली हाई होती है। फिनलैंड को चूज ज्यादातर लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां पर आप अपनी फैमिलीज के साथ सेटल हो सकते हो, अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो। फिनलैंड में ट्यूशन फी की अगर हम बात करें तो 6,000 यूरो से स्टार्ट होती है और 10 to
12,000 यूरोस तक यहाँ पर एंडिंग रेंज है। पाकिस्तानी रुपीज में हम बात कर लेते हैं, तकरीबन 19 लाख से स्टार्ट हो रही है ट्यूशन फी और 40 लाख पर जाके खत्म हो रही है। यहाँ भी आप इनिशियल डिपॉजिट्स भी देकर जा सकते हैं और आप टोटल 1 ईयर की फी पे करके भी जा सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन फी आपने एक ही पे करनी होती है, तकरीबन 32,000 पाकिस्तानी रुपीज एप्लीकेशन फी है। उसके अलावा आइल्स का भी 1 लाख आपने अपने ज़हन में रखना, आइल्स भी आपको जरूरी है तो आपका 1 लाख आइल्स पर भी खर्च होगा। और आपने थर्ड कंट्री दोहा या दुबई आपने विजिट करना होता है तो उसके लिए भी आपको 3 से 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज, इसी में आपकी वीजा फी भी है, ये चाहिए होती है। टोटल कॉस्ट अगर हम देखें फिनलैंड जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो वो तकरीबन 22 लाख पाकिस्तानी रुपीज से लेकर 40 लाख पाकिस्तानी रुपीज तक आ रही है सालाना, एक साल की। एक मेन एप्लीकेंट की बात कर रही हूँ। और उसके अलावा जो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना होती है वो 38 लाख टू 40 लाख पाकिस्तानी रुपीज है, ये आपने शो करने होते हैं पैसे। मेन कंसिडरेबल चीज जो है वो ये है कि हिडन कॉस्ट, हिडन चार्जेस। बहुत से स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि हिडन चार्जेस तो नहीं है, हिडन कॉस्ट क्या होगी? तो हिडन कॉस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हिडन कॉस्ट होती क्या है? जब आप अपना केस अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन पे जो अमाउंट खर्च होती है उसको भी आप हिडन कॉस्ट की कैटेगरी में लेकर आ सकते हो। जो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपने अमाउंट पाकिस्तान से इंटरनेशनल किसी भी और कंट्री में भेजनी है तो आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की अमाउंट कटती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी अमाउंट भेज रहे हो। अमाउंट अगर 500 यूरो से कम है तो काफी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं। अगर 500 यूरो से ज्यादा है, जितनी ऊपर होती जाएगी उतने ही चार्जेस कम होते जाएंगे। अगर आपको किसी कंट्री के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए तो ऑब्वियसली उसकी भी आपने कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है, वो भी हिडन कॉस्ट में आएगी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको जिस जिस कंट्री में चाहिए वहां पर भी जाहिर आपने उसको टेस्ट भी कराना है, आपने उसको लेना भी है, तो उसके ऊपर जो खर्चा होगा वो भी आपका हिडन कॉस्ट के जिम्मे में आता है। करेंसी कन्वर्जन लॉसेज आपने बेयर करने हैं। अगर आपका अल्लाह ना करे वीजा नहीं लगा या कोई प्रॉब्लम हो गई तो जो करेंसी कन्वर्जन लॉस है वो डेफिनेटली स्टूडेंट के खाते में ही आता है। जाहिर है वो भी आपने अपने ज़हन में रखना है कि जब आप अपना प्रोसेस कर रहे हैं तो करेंसी कन्वर्जन जो है ना वो उसके कितने रेट्स आपको मिलेंगे। अकोमोडेशन डिपॉजिट्स, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकोमोडेशन डिपॉजिट नहीं करवाते हैं जब तक कि वीजा कंफर्म नहीं होता। अगर कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है तो वहां पर फिर अकोमोडेशन के डिपॉजिट्स देना पड़ जाते हैं। अदरवाइज ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जब वीजा इशू हो जाता है उसके बाद ही जो पेड अकोमोडेशन है वो खरीदी जाती है। बाकी आपने जो अपने विंटर क्लोथिंग साथ लेकर जानी है, कोई लैपटॉप या कोई और इक्विपमेंट्स लेकर जाने हैं तो वो भी आपने अपनी हिडन कॉस्ट में ही काउंट करने हैं। तो तकरीबन पाकिस्तानी 80,000 रुपए से लेकर 2 लाख या 2.5 लाख तक आपकी हिडन कॉस्ट हो सकती है। इसको भी आपने माइंड में रखना है। अभी आपको एक रोड मैप दे देती हूँ कि कौन सा कंट्री ज्यादा सस्ता है, कौन सा उससे ज्यादा महंगा है और कौन सा कंट्री उससे भी ज्यादा महंगा है। तो अभी हमने जो डिस्कशन की है उसके अकॉर्डिंग जो लो बजट कंट्रीज हैं उनमें लैटविया है, लिथुआनिया है, हंगरी है। और जो मीडियम बजट कंट्रीज हैं उनमें फ्रांस है। फ्रांस का एक बेसिकली एक लक होती है फ्रांस में, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आप कंपिटेंट हैं, आपका मोटिवेशन लेटर अच्छा है, आपका सीवी अच्छी है, आपने अच्छे तरीके से अपना केस पोर्ट्रे किया है, आपका इंटरव्यू अच्छा है, तो आप बहुत ही कम कॉस्ट पे जा पड़ते हो। आपको 5 लाख 6 लाख में सारा का सारा आपका जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली फिर आप थोड़ा मिड रेंज में चले जाते हो। दूसरा जो मिड रेंज कंट्री है वो फिनलैंड है और बेल्जियम है। तो आपने अपनी 1 ईयर की कंप्लीट कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपने फंड्स अरेंज कर लेने हैं। उसके बाद आपने अपना केस प्रोसीड करना है ताकि आपको फिर बीच में कोई परेशानी ना हो आपके केस के दौरान। अच्छा, उसके बाद आपका जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स के इश्यूज आते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में आपने जिन चीजों का ध्यान रखना है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स की 3 to 6 मंथ्स की हिस्ट्री को मेंटेन करना है। हर सूरत आपने अपनी हिस्ट्री मेंटेन करनी है। आपने सडन लार्ज डिपॉजिट से बचना है। उसके अलावा आपने विदाउट सोर्स कोई भी कैश डिपॉजिट नहीं करवाना। और उसके अलावा आपके स्पेशली स्पॉन्सर के अकाउंट में शॉर्ट टर्म बैलेंस जो है उससे आपने बचना है, यानी अमाउंट आई अगले ही दिन निकल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमाउंट्स जब आए तो उनके अकाउंट में स्टे करें, फिर ही उनके अकाउंट की स्टेबिलिटी और उनकी वर्थ जो है वो बनती है। जो फाइनेंशियल प्रूफ्स हैं वो आपने प्रॉपरली तैयार करने हैं, कोई भी लूप होल आपने नहीं छोड़ना है। स्पॉन्सर की इनकम का प्रूफ आपने देना है। आपने टैक्स रिटर्न्स अपनी बड़ी, आपके जो स्पॉन्सर है उनकी बड़ी क्लियर टैक्स रिटर्न्स आपने देनी है। बैंक स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो और उसकी जो एक्टिविटी है वो स्ट्रांग हो। आपके रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर हो। जिन एसेट्स की बेस पे आप अर्निंग कर रहे हैं उन एसेट्स के एविडेंस देना लाजमी है। रिफ्यूजल की कुछ कॉमन रीजंस आपको बता देती हूँ, उनसे आपने हर सूरत बचना है। जिनकी टैक्स हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, जिनका रिलायबल बैंक अकाउंट नहीं है, वो आपने स्पॉन्सर नहीं बनाना। आप किसी को स्पॉन्सर बना रहे हैं और उसकी मंथली इनकम उसकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मिसमैच कर रही है, आपने उनको स्पॉन्सर नहीं बनाना। आपने फेक स्पॉन्सरशिप नहीं देनी है। ऐसे आपने सोर्स ऑफ फंड्स नहीं देने जो अनवेरिफाइबल है, जो डाउटफुल है। ओवर क्लेम्ड सेविंग्स आपने नहीं देनी है। उतनी सेविंग्स आपकी हो ही नहीं सकती अर्निंग के अकॉर्डिंग, तो उतनी सेविंग्स आपने उनको शो भी नहीं करवानी। तो अगर आप 2026 के लिए अपना केस आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बजट बताया है उसमें आपने टॉप 7 कंसल्टेंट्स की 1000 यूरोस फी भी साथ कैलकुलेट कर लेनी है। उसके अलावा हमारी टीम भी आपको बाकायदा एक हर कंट्री का पर्सनलाइज ब्रेकडाउन, कॉस्ट ब्रेकडाउन दे देगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, जो आपको सजेस्टेड कंट्री है, उसमें आपकी अमाउंट खर्च कितनी होनी है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो बजट है वो प्लान कर सकें। थैंक यू सो मच।